And here we go again with one of the most interesting chapter of your syllabus. आपके इस चैप्टर का नाम है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला के जो सबसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका कंपिलेशन है ये सेशन. इस सेशन में हम वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, सबसे वाइटल क्वेश्चंस है. इट इज माई गेस कि आपके एग्जाम्स में इन्हीं में से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन टर्न अप करेगा. नाउ यू हैव 10 क्वेश्चंस टू डू, लेस देन एन आवर टू स्पेंड. 1 घंटे के अंदर भैया ये चैप्टर तो खत्म. टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ आइए बेसिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स मेक इट क्लियर. द चैप्टर हैज ओनली वन फॉर्मूला which is known as the section formula. The line starts from x1 y1, the line ends at x2 y2, and there is a point somewhere in the middle of the starting and the ending point. Not exactly in the middle of the starting and the ending point, but between them. x1 y1 और x2 y2 के बीच में कहीं आपको मिलेगा x, y. Now here we need to make one thing clear. ना x1 y1 और ना ही x2 y2 एक वेरिएबल है. ये दोनों जो पॉइंट्स है हमारी, जो एक है हमारी स्टार्टिंग पॉइंट और एक है हमारी एंडिंग पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट फिक्स्ड होती है और इन दोनों को इसीलिए कांस्टेंट कहा जाता है. These two informations, set of informations will be treated as constants. क्योंकि किसी भी लाइन सेगमेंट की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है और जो एंडिंग पॉइंट होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है. ओके, सो द स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1, द एंडिंग पॉइंट x2 y2 इज फिक्स्ड, इट्स कांस्टेंट. ओके, नाउ बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट वी हैव अनदर कोऑर्डिनेट व्हिच इज x, y. दिस इज माय वेरिएबल, दिस इज माय मेन कैरेक्टर. यही है हमारा मेन कैरेक्टर. दिस इज माई प्रोटैगनिस्ट. ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं के अराउंड घूमता है. ओके भैया, जो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है वो बोरिंग है, वो फिक्स्ड होती है. आपका मेन कैरेक्टर कौन है, आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, x, y. दीज आर योर वेरिएबल्स, प्लीज फोकस ऑन देम. नाउ द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड in the form of a ratio. This ratio is generally annotated as m is to n. So m is to n is a ratio expressing the relative position of your x, y. ये रेशियो आपको समझने में हेल्प करता है कि हमारी पॉइंट कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से और कितनी दूर है एंडिंग पॉइंट पर. तो फॉर इंस्टेंस इफ आई से दैट दिस इज योर लाइन सेगमेंट, so this becomes the starting point and this becomes the ending point. अब जो आपकी x, y है वो यहां पर कहीं है. I don't know कहां है, बट वो यहां पर कहीं है. अब मेरा मुद्दा ये है कि कैसे समझाया जाए कि जो हमारी थर्ड पॉइंट है, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, जो x, y है, वो कहां है. So to explain this, we use a relative positioning system which involves ratios. Ratios में क्या होता है हम समझाने का कोशिश करते हैं. देखो, it is 3 steps away from the starting point and it is 2 steps away from the ending point. ऐसा रेशियो में अपने एक्सप्रेस करते हैं. लेट्स से एग्जांपल के तौर पे आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है. जैसे मान लेते हैं कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी. अब हमें ये समझाना है कि दिस x, y is somewhere between point A and point B. How to express this? I'll use a ratio. कैसा रेशियो? m is to n. What does this ratio say? This ratio says कि इनकी डिस्टेंस अगर m होती तो इनकी डिस्टेंस n कहलाएगी. If this is m then that is n. देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस m है और इनके बीच का डिस्टेंस n है. मैं ये कह रहा हूं कि अगर if इनका डिस्टेंस m है तो इनका डिस्टेंस n होगा. और यही होता है रेशियो का फंक्शन. आप देखिए, अगर मैं कहूं कि आपकी हाइट, मान लेते हैं कि ये है आपका हाइट, है ना, और ये है मेरा हाइट. अगर आपका हाइट और मेरा हाइट रेशियो में है 4:5, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आप
4 सेंटीमीटर के हो और हम 5 सेंटीमीटर के हैं, या फिर आप 4 फुट के हो हम 5 फुट के हैं, या फिर आप 4 मीटर के हो हम 5 मीटर के हैं। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये आपको एक रफ आइडिया देता है, एक रिलेटिव कंपैरिजन देता है कि अच्छा दिस वेरिएबल वर्सेस दिस वेरिएबल हैज अ कंपैरेटिव रेशियो ऑफ 4:5। इन द सेम वे यहां पर जो आपका रेशियो है ये वही काम करता है। ये ना इस टुकड़े को इस टुकड़े से कंपेयर करता है और फिर बोलता है कि रेशियो क्या है, m:n है। तो अगर आप ठीक से समझो तो हमारे लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इस x, y तक और फिर x, y से लेके इस एंडिंग पॉइंट तक, इनका जो डिस्टेंस है, ये टुकड़ा वर्सेस ये टुकड़ा का जो कंपैरेटिव रेशियो है वो है m:n। सो m:n इज अ कंपैरेटिव रेशियो बिटवीन द फर्स्ट टुकड़ा एंड द सेकेंड टुकड़ा, वेयर फर्स्ट टुकड़ा इज सिंबलाइज्ड बाय m and the second tukda is symbolized by n. So m:n becomes a comparative ratio comparing this segment and that segment. Okay. So in total there are 4 things to look for. Exactly 4 things to look for. The first being the starting point, the second being the ending point, the third being the variable, the main character, the x, y, and the fourth being the ratio. ये 4 चीजों के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है। Look for these 4 data. Okay? The starting point, the ending point, ये बीच वाला पॉइंट जो कि इन दोनों के बीच में कहीं भटक रहा है, और चौथा कौन है? चौथा है आपका रेशियो। What's your ratio? Your ratio is m:n, symbolized by m:n। बाबू इनमें से वेरिएबल सिर्फ एक है, इसमें से वेरिएबल सिर्फ एक है, वो है x, y। क्यों है ये वेरिएबल? चलो समझते हैं। अगर ये है आपके स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपकी एंडिंग पॉइंट, तो इनके बीच में तो कहीं पर भी हमारा थर्ड पॉइंट आ सकता है ना। आई डोंट नो कि कहां आएगा, बस 2 चीजें फिक्स है कि वो कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर अंत हो रहा है। हमें यह नहीं पता कि जो बीच में आने वाली इन बिटवीन वाली पॉइंट है वो है कहां, इसीलिए अपने उसको वेरिएबल कहते हैं। बाकी सबको कांस्टेंट के जैसा ट्रीट किया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स नोट डाउन द फॉर्मूला। देखते हैं फॉर्मूला क्या है। द फॉर्मूला गोज लाइक x, y, ये जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा वेरिएबल है, दिस इज इक्वल्स टू m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाय m प्लस n। आफ्टर राइटिंग दिस आई थिंक कि y वाले सेक्शन को भी गेस करना बड़ा आसान हो जाता है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं कि इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, इसके पैटर्न को पकड़ना है। समझो, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n का मतलब क्या हुआ? mx2 मतलब पहला रेशियो के संग दूसरा x, nx1 दूसरा रेशियो के संग पहला x, एंड देन सम ऑफ द रेशियोज एट द डिनोमिनेटर। तो भैया कहानी बहुत साफ है। कहानी यह है कि अगर आप पहला रेशियो लोगे, अगर आप m लोगे, अगर आप m लोगे ना, तो आपको x2 के संग जाना पड़ेगा, पहला रेशियो के संग दूसरा x। और अगर आप n लोगे तो आप पहले वाले x के साथ जा सकते हो। तो m के साथ दूसरा x, n के साथ पहला x। आप देख लो ऐसा ही है ना, mx2 फर्स्ट रेशियो सेकेंड y, सेकेंड रेशियो फर्स्ट y, है ना। अब लिख सकते हैं ना, फर्स्ट रेशियो सेकेंड y प्लस सेकेंड रेशियो फर्स्ट y। जो आप x के साथ किए हो वो आप y के साथ भी तो कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट रेशियो सेकेंड x प्लस सेकेंड रेशियो फर्स्ट x डिवाइडेड बाई m प्लस n, यहां पर क्या है? फर्स्ट रेशियो सेकेंड y प्लस सेकेंड रेशियो फर्स्ट y डिवाइडेड बाई m प्लस n। ऐसा आप इधर भी इमेजिन कर लो कि आपके पास m:n है, आपके पास बिगिनिंग वाला y1 और एंडिंग वाला y2 भी है। तो अगर मैं m को कंपेयर करूंगा तो y2 के साथ करूंगा,
और अगर मैं n को लेके जाऊंगा तो y1 के साथ लेके जाऊंगा, दैट बिकम्स my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, दैट्स इट। आपके पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है ये, दूसरा कोई फॉर्मूला है नहीं। अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला को एक फॉर्मूला मानते हो तो जॉन स्नो, यू नो नथिंग, आपको कुछ नहीं पता। चलो मैं आपको प्रूव करता हूं कि क्यों यही एकलौता फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला खुद में कोई इंडिपेंडेंट फॉर्मूला नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको एक इंडिपेंडेंट फॉर्मूला बोलो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? मिड पॉइंट होता क्या है, चलो समझते हैं। मिड पॉइंट मतलब होता है कि हमारी जो तीसरी पॉइंट है वो इन दोनों के एकदम बीच में है। मतलब यहां पर जो आप x1 y1 होल्ड करके रखे हो और यहां पर जो आप x2 y2 होल्ड करके रखे हो, इनके एकदम बीच में। तो जब भी आप मिड पॉइंट वाला केस हैंडल कर रहे हो तो यहां पर रेशियो तो ऑटोमेटिकली 1:1 हो गया। क्यों? क्योंकि दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन बोथ आर इक्वल। तो इस टुकड़े की जो वैल्यू है और जो इस टुकड़े की वैल्यू है वो दोनों सेम है, इसीलिए अपनी रेशियो क्या बन जाती है? 1:1 बन जाती है। अब इंस्टेंस के तौर पे अगर यहां पर रेशियो 1:1 है, क्योंकि ये एक बाइसेक्शन हो रहा है, यहां पर एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ये बीच वाला x, y, यहां पर आप रेशियो कितना होल्ड कर रहे हो? 1:1 का। अब एक काम करिए, आप ये सेम फॉर्मूला होल्ड कर लो और चलो आप मुझे वैल्यू बताओ। क्या आपका फॉर्मूला? x, y इज इक्वल्स टू, चलिए mx2 प्लस nx1। अरे भैया m:n का डेटा तो 1:1 दिया है ना। देखिए ये m:n का डेटा तो 1:1 दे के रखा है ना। तो आप m के जगह क्या होल्ड करोगे? 1, और n के जगह भी क्या होल्ड करोगे? 1। तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई 1 प्लस 1। इन दी सेम वे m और n का वैल्यू 1 होल्ड करके रखे हो तुम बाइसेक्शन के टाइम पे, तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई 1 प्लस 1। इन शॉर्ट इसका आंसर x2 प्लस x1 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 ही आएगा। वोंट मेक अ डिफरेंस। आप देख लो, है तो एक ही फॉर्मूला और उसी से कहीं ना कहीं आप डिराइव करते हैं इन्हें। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला है, वो सेक्शन फॉर्मूला का ही एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, तो आप उसको नया फॉर्मूला मत बोलिए। आइए अपने पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि इन सारे फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन आप कैसे कर पाते हो। ठीक है, देखते हैं कि इज इट ओके विथ यू और नॉट। आपसे कहा गया है फाइंड द पॉइंट विच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम 3,1 टू -2,5। ये है 3,1, दिस इज 3,1 एंड दिस इज -2,5। हमसे कहा गया कि दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एंड दैट्स माई एंडिंग पॉइंट 2। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें x1, हमें y1, हमें x2 और हमें y2 का वैल्यू मिल चुका है। रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास x1 y1 और x2 y2 का डेटा है। एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट तो है हमारे पास। क्या नहीं है? हमारे पास वो बीच वाला पॉइंट नहीं है। मतलब जो हमारी मेन कैरेक्टर है, जो कि हमेशा एक वेरिएबल होती है, वो अभी फाइंड आउट करनी बाकी है। आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रेशियो भी बताया गया है, लेकिन रेशियो आपके मुंह पर फेंका नहीं गया, आपको थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। कहा गया है दैट योर पॉइंट इज 3/4 ऑफ द वे। इसका मतलब आपका पॉइंट स्टार्टिंग से 3/4 डिस्टेंस पे है। अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को 1 मान लूं, अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को मान लेते हैं कि मैं इस पूरे डिस्टेंस को 1 मान लूं और मैं इस पूरे डिस्टेंस को 4 सेक्शंस में तोड़ दूं, तो ये होता है 1/4 ऑफ द वे, ये होता है 2/4 ऑफ द वे और इन्हें अपने कहते हैं 3/4 ऑफ द वे। तो इस फ्रैक्शन का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हो, आपके फंडामेंटल्स ऑफ क्लास 5, 6 एंड 7 क्लियर नहीं है। ठीक है, इट इज नथिंग अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, इट इज ऑलवेज अबाउट द बेसिक्स। मेरे बोलने का मतलब ये है 3/4 मतलब होता है कि एक रूट का, एक लाइन सेगमेंट का अगर 4 टुकड़ा किया जाए तो जो पहला स्टॉपेज है उसे कहते हैं 1/4 ऑफ द वे, दूसरा स्टॉपेज है उसे कहते हैं 2/4 ऑफ द वे, जो तीसरा स्टॉपेज है उसे कहते हैं 3/4 ऑफ द वे, और जो आखिरी का होता है वो हो गया 4/4 ऑफ द वे, मतलब इट इज
फुल। अगर मैं इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करूं तो ये है 25% ऑफ द लेंथ कवर्ड। इनको कवर कर लोगे, यहां पहुंच जाओगे, दिस इज 50% ऑफ द लेंथ कवर्ड। यहां पहुंच जाओगे, दिस इज 75% ऑफ द लेंथ कवर्ड। यहां पहुंच जाओगे, दिस इज 100% ऑफ द लेंथ कवर्ड। ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट थी, ये आपकी एंडिंग पॉइंट थी, और अगर मुझे 3/4 ऑफ द वे बढ़ना है तो 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, ये होता है 3/4 ऑफ द वे। करेक्ट। तो आप एक बात बताइए, इस पॉइंट के पहले कितने सेक्शंस दिख रहे हैं आपके पास? 3। और इस पॉइंट के बाद कितने सेक्शंस दिख रहे हैं आपके पास? 1। तो जो रेशियो बनेगा वो 3:1 बनेगा। क्या बनेगा रेशियो? 3:1। समझ गया ना? क्योंकि ये लाइन को आपने 4 पार्ट्स में काटा था। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। एंड एज यू कैन सी, जो आपकी पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिस पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हो, उस पॉइंट के लेफ्ट में 3 सेक्शंस हैं, 1, 2 एंड 3। और उस पॉइंट के राइट में सिर्फ एक सेक्शन है, 1, है ना? तो आपकी रेशियो कितनी रीड हो जाएगी? 3:1। सो दैट्स द यूएसपी ऑफ दिस क्वेश्चन। इसीलिए इस क्वेश्चन को चूज किया गया है, that the ratio is 3:1 and that's not given, that has to be understood। 3/4 ऑफ द वे में मतलब मैंने फर्स्ट हाफ, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर बिता लिया, उसके बाद मैं रेस्ट कर रहा हूं, तो 3 क्वार्टर तो बीत गया। कितना क्वार्टर बचा है? 1 क्वार्टर बचा है। करेक्ट। तो 3/4 मैंने कवर कर लिया था, 1/4 अभी तक बचा हुआ था। क्या बोला मैंने 3/4 तो कवर कर लिया था क्वेश्चन के अनुसार। अगर मेरा पूरा रूट को मैं 1 मान लूं, मैं तो यहां पर हूं, अगर मैं पूरे रूट को 1 मान लूं तो 3/4 मैंने कवर कर लिया, 1/4 बचा हुआ है। तब इसीलिए पूरे रूट को अपने 1 मानते हैं। जैसे अपने परसेंटेज में बोलते हैं ना 100%, वैसे फ्रैक्शन में हमेशा उसे 1 बोला जाता है। तो 1 में से अगर मेरा 3/4 कवर्ड है तो 1/4 बचा हुआ है। तो रेशियो कितना हो गया? 3/4 is to 1/4, 4 gets cancelled, this is 3:1। वैसा ही 3:1 जैसा कि अपने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप इसको विजुअली इमेजिन कर सकते हो, आप इसको मैथमेटिकली समझ सकते हो, आप इसको फ्रैक्शन के तरीके से समझ सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, आइए अब अपने थोड़ा सा सम्स पे ध्यान देते हैं। ये 3:1 जो है, ये आपके m:n की वैल्यू है, डोंट फॉरगेट, दिस इज 3:1। ओके, let's note down the data। x, y is equals to first ratio second x, second ratio first x divided by sum of ratio first ratio second y, second ratio first y and then sum of the ratio। m और n, ये है m और ये है n, मतलब 3 and 1। तो क्या करना है आपको? धीरे धीरे आपको वैल्यूज पुट करने हैं, बड़े पेशेंस के साथ, एकदम भी चिंता नहीं करना। m के जगह क्या होल्ड करना है अपने को? 3। n के जगह क्या होल्ड करना है अपने को? 1। करेक्ट। तो यहां पर भी 3 और यहां पर भी 1। जहां जहां आपको mn दिख रहा है वहां वहां वैल्यू पुट कर दो। m प्लस n मतलब 3 + 1 करेंगे 4, यहां पर भी 3 + 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। x1 और x2 आपके पास दो डेटा है। यहां पर आपके पास था x2, है ना, और यहां पर था आपके पास x1। तो दिस वाज x2 एंड दिस वाज x1। तो चलो पुट करते हैं। x2 का वैल्यू है -2, चलो -2 ब्रैकेट में रखेंगे। और x1 की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहां पर 3 भी ब्रैकेट में रखेंगे। y2 यहां पर लिखना है और y1 लिखना है। बताइए y2 की वैल्यू कितनी थी? y2 की वैल्यू थी 5, इरेज कर देते हैं, यहां पर लिख देंगे 5। y1 की वैल्यू कितनी है? बोर्ड पर देख लो, 1 लिखा है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? 1 लिख दूंगा। सो x, y का फाइनल आंसर आ चुका है। दिस इज 3 एंड दिस इज -6। तो 3 में से -6 हो गया तो -3 बचा, -3/4। यहां पर अगर आप देखोगे 3 5 15, 15 + 1 is 16, 16/4 करने पे आपका आंसर कितना आता है? 4 आता है। तो आपका ये जो नंबर है वो कितना है? वो -3/4, 4 है। एंड हेंस you have found out the value of x, y। So I have found the point which is 3/4 of the way from starting point to ending point। x2 के जगह पर -2, x1 के जगह पर 3, इवेल्युएट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा -6 + 3 विच इज इक्वल टू -3, नीचे था 4। यहां पर अगर आप देखोगे m y2, m मतलब फर्स्ट रेशियो 3, y2 मतलब 5, 3 5 15,
उसके बाद ny1, n मतलब क्या था 1 था और y1 की वैल्यू भी 1 थी, 1 into 1 becomes 1, 15 plus 1 is 16, 16 by 4 is equals to 4 and that's how we do it। हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग, एकदम सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, joining 3, -3 and 6, -9। भैया हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंडिंग पॉइंट भी पता है, बहुत अच्छा। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्शन मतलब होता है इस पूरे लाइन सेगमेंट को 3 टुकड़ों में तोड़ना है। अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे लाइन सेगमेंट को 4 टुकड़ों में तोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि डेटा बोला था 3/4, 3/4 मतलब पूरे रूट को 4 टुकड़ा में तोड़ा गया था, विच वॉज 1 1 2 3 4, ऐसे करके मैंने 4 टुकड़ा में उसको तोड़ा था। ओके, बहुत अच्छा। आइए ट्राइसेक्शन कर लेते हैं। ट्राइसेक्शन में इन्हें मैं मान लेता हूं a, b और इन्हें मान लेता हूं मैं c, d। अब एक काम करते हैं, इस पूरे बोर्ड पर एक बार a, b के पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशन करेंगे और एक बार c, d के पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशन करेंगे। छोड़ो, सॉल्यूशन करने के पहले आप बस मुझे यह बता दो कि इनके रेशियोज क्या होंगे। अगर आप a, b पर हो तो आप देखो a, b के लेफ्ट में आपको सिर्फ एक सेक्शन दिखाई देगा और a, b के राइट में आपको 2 सेक्शंस दिखाई देंगे। a, b के लेफ्ट में आपको एक सेक्शन दिखाई देगा और a, b के राइट में आपको 2 सेक्शंस दिखाई देंगे। इसीलिए यहां पर जो रेशियो होगा वो 1:2 का होगा। m/n का डेटा क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। ओके, कमिंग टू दैट केस, अब आप c, d को हैंडल कर रहे हो। c, d के लेफ्ट में आपके पास 2 सेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे और c, d के राइट में आपके पास एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब यहां पर जो रेशियो होगा वो 2:1 का होगा, क्योंकि पहले अपने लेफ्ट पार्ट और फिर अपने राइट पार्ट को मेंशन कर रहे हैं। यहां पर देखो सिनेरियो कैसा है, 1 सेक्शन टू द लेफ्ट एंड 2 सेक्शंस टू द राइट। तो आपके लेफ्ट में सिर्फ एक सेक्शन है, राइट में 2 सेक्शन है। c, d के केस में देख लीजिए, लेफ्ट में आपके पास 2 सेक्शन है और राइट में एक सेक्शन है। c, d का सिनेरियो कुछ ऐसा है, आप यहां पर हो तो लेफ्ट में आपके पास 2 टुकड़े दिख रहे होंगे और राइट में आपके पास सिर्फ एक ही टुकड़ा दिख रहा होगा। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहां पे यू हैव 1 सेक्शन एट द लेफ्ट एंड 2 एट द राइट, यहां पर यू हैव 2 सेक्शंस एट द लेफ्ट एंड 1 एट द राइट, इसीलिए इनके रेशियोज डिफरेंट हैं। नाउ आ जाते हैं अपने फॉर्मूला पे। यू आर फाइंडिंग a, b। नाउ सिंस दिस a, b सिट्स समवेयर इन बिटवीन द x1, y1 एंड x2, y2, इसे आप x, y का दर्जा दे रहे हो। इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल एनफ, यहां पर भी c, d है और ये c, d आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के कहीं इन बिटवीन फॉल करता है, तो इन्हें भी आप x, y का ही दर्जा दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग कुछ कंसेप्ट्स लेके आ रहे हैं, x, y का ही फॉर्मूला लगेगा। क्या था x, y का फॉर्मूला? x, y वॉज इक्वल टू, चलिए पहला था सम ऑफ द रेशियोज। मुझे क्या करना था? अपने रेशियोज का सम करना था। चलिए मैं सम करता हूं, सम आ जाएगा 3, है ना? याद होगा आपको, ऐसा ही था ना? अपने क्या करते थे? सम ऑफ द रेशियोज। ओके, उसके बाद माय फर्स्ट रेशियो along with my second x कितना है? 6 है। सेकेंड रेशियो with my first x कितना है? 3 है। इन द सेम वे फॉलो इट अप, ध्यान दो। फर्स्ट रेशियो कितना है? 1 है। उसके साथ सेकेंड y की वैल्यू है -9, प्लस का साइन दे देंगे। अब सेकेंड रेशियो पे आ जाएंगे विच इज 2, उसके साथ पहले वाले y को ले लेंगे। पहला वाला y का डेटा कितना है? -3। पहला वाला y, द फर्स्ट डेटा ऑफ y इज व्हाट? इट इज -3। ओके फाइन। Now, the value of x, y in this particular case has a special name, जो कि हमने डिसाइड किया था कि वो a, b होगा। तो इनडायरेक्टली आप अभी a, b का वैल्यू निकाल चुके हो, सिर्फ छोटे मोटे कैलकुलेशंस बचे हैं। यहां पर है 6 + 6 का आंसर 12 by 3 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4।
और यहां पर है -6 एंड -9, दोनों कंबाइन करेंगे इज -15, -15/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5. सो इट इज 6 + 6 12, 12/3 इज 4, -9 एंड -6 इज -15/3 इज -5. A, B आप निकाल चुके हैं. हिप हिप हुर्रे, द फर्स्ट पॉइंट हैज बीन डिस्कवर्ड. आपने ढूंढ लिए उन्हें. आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे. इस बार है C, D. तो फॉर्मूला तो लगाएंगे x, y वाला ही है ना. बाद में जरूर मेंशन कर देंगे कि भैया इनका एक स्पेशल नाम है C, D. फॉर्मूला तो वही पुराना लगेगा. एक ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट दे दो. सम ऑफ द रेशियोज, उस टाइम पर भी 3 था, अभी भी 3 है. क्या था, रेशियोज 1:2 था, 2:1 हो गया है, लेकिन सम तो वैसे का वैसा ही रहेगा. ओके, चलो देखते हैं. फर्स्ट रेशियो यहां पर है आपका, फर्स्ट रेशियो 2, उसके संग मेंटेन करेंगे अपने दूसरे x को. दूसरा x कौन है, 6. फिर प्लस का साइन देंगे. अब क्या करेंगे, सेकेंड रेशियो क्या था, 1 था. उसके साथ पहले वाले x को मेंशन करेंगे जो कि कितना है, 3 है. ऐसा ही है ना कुछ. तो आपने क्या किया, फर्स्ट रेशियो सेकेंड x, सेकेंड रेशियो फर्स्ट x. 6 × 2 + 1 × 3 becomes 12 + 3 is 15. 15/3 करने पे क्या आएगा आंसर, 5 आ जाएगा. आइए उधर चलते हैं. इन केसेस में अगर आप देखेंगे तो आपको अपना रेशियो पकड़ना है, दूसरे वाले y को नोट कर लेना है विच इज -9, प्लस का साइन देंगे. अब दूसरा रेशियो होल्ड करेंगे विच इज 1, उसके साथ पहले वाले y को बुलाएंगे विच इज -3. और इस तरीके से आपका आंसर 2 × -9 इज इक्वल टू -18, और यहां पर आ गया -3, हो गया -21. -21/3 करेंगे, आंसर आ जाएगा -7. तो -18 -3 इज -21/3 इज -7. इस तरीके से आपने इनका भी आंसर निकाल लिया. ठीक है, हो गया ना. तो फॉर्मूला एक ही है, सिनेरियोस डिफरेंट है. वहां पर आपके पास एक अलग रेशियो था, यहां पर आपके पास एक अलग रेशियो है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ यूनिक करना है, वही घिसा पिटा फॉर्मूला, वही घिसा पिटा concept. The first ratio with the second y and the second ratio with the first y, the first ratio with the second x and the second ratio with the first x, same वही पुराना गाना चलता रहेगा. Now find k if the line 3x minus 18y plus k is equals to 0 divides ab in the ratio 1:3. Given a is 3,2 and b is 5,1. तो भैया देखिए फिर से हमें बता दिया गया है कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है a और एंडिंग पॉइंट है b. स्टार्टिंग पॉइंट है 3,2, एंडिंग पॉइंट है 5,1. हमारी x1 y1 की वैल्यू और हमारे x2 y2 की वैल्यू गिवन है. इनके बीच में जो रेशियो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 1:3 का. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, हमारा जो वेरिएबल है, वो कहां फॉल कर रहा है. आई डोंट नो द वेयर अबाउट्स ऑफ द पॉइंट फॉलिंग इन बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट. मुझे ये नहीं पता कि ये कहां है, तो मान लूंगा कि ये x, y है. तो देखिए हमारे पास सब कुछ है, बस x, y का वैल्यू नहीं है. बहुत इजी सोल्यूशन होने वाला है इसका, आप ध्यान दीजिए. करना क्या है आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला. द फर्स्ट रेशियो विद द सेकंड x, the second ratio with the first x divided by sum of the ratios which is 4. The first ratio with the second y, the second ratio with the first y by the sum of the ratios which is 4. Okay, having said this, 1 + 5 का आंसर होता है 5, 5 + 9 it becomes 14, 14/4 करेंगे, 14/4 करेंगे, कैंसिलेशन होके 7/2 आएगा. यहां पे दिस इज 3 2 6, 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7. फिर से 7/4 आ रहा है, अपने यहां पर लिख देंगे 7/4. देखिए इस तरीके से हमें x और y का डेटा मिल गया बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द थर्ड और फोर्थ टाइम. ठीक है, एक बार देखिए रिवाइज करा देता हूं. द फर्स्ट रेशियो विच इज 1, उसके साथ मेरा सेकेंड x, फिर दूसरा वाला रेशियो, उसके संग मेरा पहला x. करेक्ट. उसके बाद क्या करना है, आ जाना अपने को y पे. y का क्या था, पहला वाला रेशियो ले लिए थे, दूसरा वाला y, और फिर दूसरा वाला रेशियो लेके पहला वाला y को इंक्लूड कर लिया. तो इस तरीके से हम पहुंच गए हैं 5 + 9 14/4 विच इज 7/2, और यहां पर 1 + 6 7/4. अब ये जो वैल्यूज हैं ये x और y की वैल्यूज है, जहां पर x की वैल्यू 7/2 है और y की वैल्यू 7/4 है. ओके, अब
आपके पास जो इक्वेशन दिख रहा है वो इक्वेशन है कुछ ऐसा। इक्वेशन इज 3x माइनस 18y प्लस k इज इक्वल्स टू 0 और हमें आंसर निकालना है k का। x और y का वैल्यू तो गिवन है, करेक्ट। आपको सिर्फ k का वैल्यू निकालना है जो कि अननोन है। इक्वेशन को बुलाइए। इफ k इज फाइंड k इफ लाइन दिस डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1,3। इसका मतलब आपका ये जो लाइन है ना वो कहीं यहां से गुजरा था और इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। सो माय पॉइंट बीइंग कि अगर इस पॉइंट का अपने डेटा निकाल के बैठे हैं, अगर इस पॉइंट का अपने डेटा निकाल के बैठे हैं ऐसा कुछ, तो x और y का आंसर तो आ गया आपके पास। x और y का जो वैल्यू है वो हमारे लाइन के इक्वेशन में बैठ जाएगा, k का आंसर आ जाएगा। चलिए x का वैल्यू बताइए। x का वैल्यू था 7/2 माइनस 18y, करेक्ट। y की वैल्यू थी 7/4, x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू 7/4। अपने कोएफिशिएंट्स का ख्याल रखें, पहला कोएफिशिएंट 3 था, दूसरा वाला 18 और यहाँ पे प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 2 के टेबल में 9 टाइम्स बिकम्स 18, 2 के टेबल में 2 टाइम्स बिकम्स 4। तो आपके बोर्ड पर जो सिनेरियो है वो है 3 into 7/2 which should be written as 3 into 7 becomes 21/2, subtraction का साइन है। 9 into 7/2 which becomes 9 into 7 is 63/2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस k का साइड चेंज कर दूं तो आप उसे माइनस k रीड करोगे। ये 2 becomes the part of your LCM। 21 minus 63 करेंगे, इसका आंसर आएगा -42। 21 minus 63 का आंसर आ गया -42 इज इक्वल्स टू माइनस k, माइनस माइनस गेटिंग कैंसल्ड। 2 और 42 भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 21। सो k की जो फाइनल आंसर हमारे पास आ रही है वो आ रही है 21। तो हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला से अपने को x और y का वैल्यू मिला। हमारे पास एक इक्वेशन था जो कि x और y और k को कनेक्ट करता था। k हमारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। x और y की वैल्यू हमारे पास थी विच वाज 7/2 एंड 7/4। अपने को पुट करना है 3 into x 7/2, 18 into y 7/4। कैंसिलेशन के बाद बेसिक सब्ट्रैक्शन और k का आंसर कितना आ गया 21, विच इज नॉट अ ग्रेट डील। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। आपके पास दो सवाल हैं बोर्ड पे, दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए सेम स्लाइड में इन्वॉल्व किया गया है। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल जहां पर एक डायमीटर ड्रॉ किया गया है, देखिए लिखा गया है डायमीटर, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट है -3,1 और एंडिंग पॉइंट है 5,-4 और आपको निकालना है मिड पॉइंट। अब बहुत सारे बुक में इस फॉर्मूला को एक नए फॉर्मूला के तौर पे मार्केट किया जाता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था इसे कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला असल में सेक्शन फॉर्मूला का एक डेरिवेटिव है, वो वहीं से आया है। तो आपको वापस पहले जैसा हमारे स्टार्टिंग पॉइंट को x1 y1, हमारे एंडिंग पॉइंट को x2 y2 लेबल करना पड़ेगा। और हम यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये सेंटर फाइंड आउट करने का, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक डायमीटर इज अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस। बट यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, हमारे सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। अब बात समझो, इस सेंटर के लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है ना ये सेक्शन, इसे अपने कहते हैं रेडियस। और इस सेंटर के राइट में जो आपको सेक्शन दिख रहा है उसे भी अपने कहते हैं रेडियस। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो दोनों आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वो रेडियस एंड रेडियस हैं। नाउ अ सर्कल is not known to have two radii with different lengths. It is not possible कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आपने दो रेडियस ड्रॉ किया और दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो आपको जितना रेडियस ड्रॉ करना है कर लो, सबकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब ये कि इस सेगमेंट का जो आंसर है और जो इस सेगमेंट का आंसर है, दोनों लाइन सेगमेंट्स का जो वैल्यूज होगा वो सेम होगा। ये एक एक्सक्लूसिव केस है मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने का। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, चलो सीख लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है कि अगर हमें एक्सट्रीम्स पता है, अगर मुझे ये पता है कि हमारा लाइन कहां से शुरू हो रहा है और अगर मुझे ये पता है कि हमारा लाइन कहां पर खत्म हो रहा है, तो बीच वाला पॉइंट निकालना इज वेरी वेरी इजी। वी विल मेंटेन द रेशियो ऑफ 1:1। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है कि जो स्टार्टिंग का एब्सिसा है और जो एंडिंग का एब्सिसा है दोनों को जोड़ के बाई 2 करेंगे। जो स्टार्टिंग का ऑर्डिनेट है और जो एंडिंग का ऑर्डिनेट है उनको भी जोड़ के बाई 2 करेंगे, दैट्स इट।
दिस बिकम्स योर मिड पॉइंट, और सिंस इसे अपने x, y से सिंबलाइज करते हैं, हमारा मिड पॉइंट का डेटा 5 - 3 का आंसर लिखेंगे 2, 2/2 का आंसर होता है 1, 1 - 4 मतलब होता है -3, -3/2 करेंगे तो आंसर आएगा -1.5। आ गया आपका आंसर विद इन मिनट्स। आपको सिर्फ एक नॉलेज रखना होगा कि जो डायमेट्रिक एंड्स होती है ना, उनका मिड पॉइंट होता है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। आपका सेंटर ऑफ द सर्कल x1 y1 और x2 y2 से इक्वी डिस्टेंट है, इसीलिए अपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। मतलब इस सेगमेंट का आंसर और इस सेगमेंट का आंसर क्या होगा, सेम होगा, फॉलोइंग दी सेक्शन फॉर्मूला। मैं आपको बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या लिंक है, परहैप्स आपको याद होगा। अपने पास जो डेटा आया देख लीजिए, द सम ऑफ द एब्सिसा विच इज -3 and 5 एडेड बाई 2 एंड सम ऑफ द ऑर्डिनेट विच इज 1 and -4 एडेड बाई 2। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये स्पेस अपने रहन देते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं भैया x, y इज इक्वल्स टू 1, -1.5। ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या है ये, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, जो कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। फाइन, okay, moving on to the next question. Find m and n if this is the midpoint of the line joining this and this। एक लाइन है, उस लाइन की जो बिगिनिंग है वो 3m, 6 से हो रही है, और उस लाइन की जो बिगिनिंग है वो हो गई, एंडिंग पे आ जाते हैं विच इज -4, 3n। अब देखो, ये जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, अग्रीड। यहां पर x1 y1 और यहां पर x2 y2 आप लेबल कर दोगे, ये तो अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पिछले 5 सम से करते हुए आ रहे हैं। करना क्या है, द सम ऑफ द एब्सिसा बाई 2, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 विच बिकम्स 3m, यहां से वहां से -4/2, सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स विच इज 6 and 3n, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर सकते हैं, कुछ ऐसे। और सिंस ये एक वेरिएबल, आई मीन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बट याद रखना ये हमारी क्या, ये हमारी मिड पॉइंट। अब अगर अपने क्वेश्चन को आप केयरफुली एनालाइज करोगे तो हमारे क्वेश्चन में मिड पॉइंट भी दिया हुआ है। हमसे कहा जा रहा है दैट 1, 2m - 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो ये क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज माय मिड पॉइंट। लेट्स कंपेयर the information procured with the information available। क्या information है हमारे पास, my midpoint being 1, 2m - 1, and what do we have over here which is 3m - 4/2 and 6 + 3n/2। अपने को कंपेयर करना है 1, 2m - 1, this was given in the question, correct। अब देख लीजिए आपको करना क्या है, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया है उसको अपने कंपेयर करेंगे गिवन डेटा से। ठीक है, क्या हो गया, दिस इज 3m - 4/2 इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई 3m - 4 इज इक्वल्स टू 2, अगर आप -4 का साइड चेंज करोगे तो 3m का आंसर आ जाएगा 6 और m का आंसर आ जाएगा 2। जैसा आपने एब्सिसा वर्सेस एब्सिसा कंपैरिजन किया है, अब बारी आ गई है ऑर्डिनेट वर्सेस ऑर्डिनेट कंपैरिजन की। ये थी आपकी ऑर्डिनेट और इधर आपकी ऑर्डिनेट है 2m - 1। लेट्स इक्वेट देम, चलो उनको इक्वेट करते हैं। 6 + 3n/2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2m - 1, दिस इज इक्वल्स टू 2m - 1 वेयर द वैल्यू ऑफ m इज 2, वेयर द वैल्यू ऑफ m इज 2। अभी अभी तो निकाले हो ना वैल्यू ऑफ m, अभी अभी आप कैलकुलेट किए हो, तो बस m का वैल्यू आपको पुट कर देना है वहां पे, आपका काम हो जाएगा। आइए m का वैल्यू अपने पुट करते हैं, 2m - 1 में m का वैल्यू पुट करोगे 2, दिस बिकम्स 2 × 2 - 1। आई थिंक दैट यू आर वाइज इनफ। 2m - 1 में m का वैल्यू अपने पास 2 आया था, अगर अपने पुट करेंगे दैट बिकम्स 2 × 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू 3। Therefore 6 + 3n/2 is equals to 3। ओके, 2 और 3 इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है ना, ऐसे करके आप इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, करेक्ट।
सो 2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू 3 बिकम्स 6 प्लस 3n का आंसर 6 आ रहा है। 6 गेट्स कैंसल्ड, यहां पे कुछ नहीं बचा, 0। अगर 3n का आंसर 0 है तो n का आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। इस तरीके से अपने m और n दोनों का डेटा निकाल चुके हैं। शायद यही हमारा रिक्वायरमेंट था। क्या था हमारा रिक्वायरमेंट? हमारा रिक्वायरमेंट था फाइंड m की वैल्यू कितनी थी, 2, और n की वैल्यू कितनी है, 0। तो दिस इज 2 एंड 0 आ गया हमारा आंसर। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस मीट्स द एक्स एक्सिस। अब ये क्वेश्चन अब इंटरेस्टिंग हो गया, चलो समझते हैं। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसकी बाय डिफॉल्ट उसकी कोऑर्डिनेट a,0 रीड होती है, और अगर कोई भी पॉइंट हमारे y एक्सिस के ऊपर है तो बाय डिफॉल्ट उसकी कोऑर्डिनेट 0,b रीड होती है। इसके पीछे का बेसिक रीजन हम समझाते हैं, चलो समझो। Whenever you are on x axis, you are neither in the upper segment, you are not in the lower segment. जब तुम x एक्सिस पे है भाई तो तुम बीच में है, you are at the equator। ना आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो ना आप सदर्न हेमिस्फेयर में हो, इसीलिए जो आपकी अपवर्ड डाउनवर्ड की वैल्यू आ रही है, जो आपकी y एक्सिस की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस लाइन को फॉलो करो तो आप y एक्सिस के ऊपर बैठा आपका कोऑर्डिनेट, y एक्सिस इज लाइक आपके बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड, आपके बॉडी का वर्टिब्रा। आप अगर उस पे हो तो ना आप लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पे हो ना आप राइट पार्ट ऑफ द बॉडी पे हो, आप एकदम बीचों बीच हो। सिंस आप बीचों बीच हो, आपकी लेफ्टवर्डनेस और आपकी राइटवर्डनेस है ही नहीं, आप न्यूट्रल हो। इसी के वजह से इधर अपने x का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि ना आप अप हो ना आप डाउन हो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब x एक्सिस के ऊपर अगर आप हैं तो ना आप अपर सेगमेंट पे हो ना आप लोअर सेगमेंट पे हो, ना आप ऊपर हो ना आप नीचे हो, इसीलिए इधर वैल्यू कितना बैठाते हैं, 0। और अगर आप वर्टिकल लाइन के ऊपर हो, मतलब अगर आप y एक्सिस के ऊपर हो, अगर आप y एक्सिस के ऊपर हो तो ना आप लेफ्ट में हो ना आप राइट में हो, ना आप लेफ्ट में हो ना आप राइट में हो। ऐसे सिनेरियोज में आपकी जो x की वैल्यू बैठती है वो 0 बैठती है, ठीक है। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, बहुत आसान ये कंसेप्ट है, और आपके सेक्शन फॉर्मूला में, आपके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, आपके डिस्टेंस फॉर्मूला में ये कंसेप्ट बड़ा काम आता है कि अगर कोई भी पॉइंट हमारे x एक्सिस के ऊपर है तो वो a,0 रीड होगा, और अगर वो y एक्सिस के ऊपर होता तो मैं उसको 0,b रीड करता। क्या रीड करता मैं उसको, 0,b। ओके, वेयर डज द लाइन जॉइनिंग 2,3 एंड 6,-5। तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई 2,3, हमारी एंडिंग पॉइंट हो गई 6,-5, और जो बीच में आता है पॉइंट वो x एक्सिस के ऊपर फॉल करता था, इसीलिए उसको a,0 रीड कर रहे हैं। उसको क्या करते हैं, अपने a,0 रीड करते हैं। होपफुली दैट दिस इज क्लियर। चलो मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होने के वजह से अब हमारा नेक्स्ट इंक्वायरी क्या होता कि वो जो पॉइंट इन बिटवीन है वो कहां फॉल करेगा, और इसका जवाब ये है कि इसकी पॉइंट इन बिटवीन a,0 होगी, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि हमारा जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है ना। जो आपकी लाइन है, आपकी लाइन क्या है, आपकी लाइन है 2,3 एंड 6,-5 को ज्वाइन करती हुई। यहां पर ये x एक्सिस बैठा। अब ये x एक्सिस का एक जनरल एक्सप्रेशन होता है a,0। बात समझ में आ गया? हमसे कहा गया था कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस है, इट इज कट बाय x एक्सिस। तो x एक्सिस ने इसे कट किया, और सिंस ये x एक्सिस था तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी कोऑर्डिनेट a,0 रीड होती है। तो अब इस x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ना, उनकी एक्सप्रेशन क्या होगी, a,0 ही होगी। तो मैंने क्या किया, x एक्सिस का नाम सुनते ही आईज क्लोज्ड मैं वहां पे a,0 लिख सकता हूं। सो दिस बिकम्स माई x1 y1, दिस बिकम्स माई x2 y2, एंड दिस बिकम्स माई x, y। मैं जानता हूं आप क्या ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ रहे हो कि आपका रेशियो कहां गया। शायद ये पहला ऐसा सवाल है जिसके अंदर रेशियो गिवन नहीं है, और यहीं पर अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे, वो ये कि अगर कभी भी रेशियो ना दिया हुआ हो, लेट्स अज्यूम द रेशियो टू बी k:1। आप ये मान लेना कि आपकी रेशियो कितनी है, k:1। दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस टू फाइंड द मिसिंग रेशियो। अगर कभी भी आपको रेशियो ना पता हो, हमेशा गो फॉर k:1।
यू कैन ऑल्सो गो फॉर 1:k, बात बराबर है, मांजरा सेम है, बट दिस इज द फाइनेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग योर रेशियो. व्हाट इज इट? अगर कभी भी रेशियो नहीं पता होगा, क्या मान लेंगे रेशियो को? 1:k या फिर k:1, आपकी मर्जी. ओके, तो देखिए धीरे धीरे मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन आ गया है ना. आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है, क्या छोड़ो, लेट्स कीप दिस अलाइव. मैं इन्हें यहां पर रखता हूं. चलिए देखिए, this is x1 y1, this is x comma y, this is x2 y2, and this is mn. The formula goes like x comma y, which is a comma 0, is equals to first ratio, which is k, into second x, which is 6, second ratio, which is 1, into first x, that is 2, divided by sum of ratios, which is k plus 1. चलो रिपीट कर लेते हैं, फॉलो करो. First ratio, which is k, into second y, which is -5, plus second ratio, which is 1, into first y, which is 3, divided by sum of ratio, which is k plus 1. जैसा अपने पहले भी करते हुए आए हैं, ये है अपना डेटा जो कि हम फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद पाए हैं, और वो तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था x और y का डेटा, इसलिए आपने x और y के जगह a,0 लिख दिया. Now the abscissa is unknown in both the cases. यहां पर देखिए आपकी abscissa A है और यहां पर आपकी abscissa ये है. कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपकी वेरिएबल k बैठी है और यहां पर आपका वेरिएबल है a. चलो फिर भी मैं कंपेयर करके दिखाता हूं. देखो क्या करेंगे, इनके abscissa को उनसे कंपेयर करेंगे. a इज इक्वल्स टू 6k प्लस 2 बाई k प्लस 1, करेक्ट. और इनके ऑर्डिनेट को इनसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहां पर ऑर्डिनेट था 0 और यहां पर ऑर्डिनेट जो भी था कंपैरेबल तो होगा. एलएचएस का ऑर्डिनेट और आरएचएस का ऑर्डिनेट क्यों नहीं कंपेयर करेंगे? अगर एलएचएस का एब्सिसा और आरएचएस का एब्सिसा कंपेयर किए थे, तो अगर एक्स की वैल्यू कंपेयर हो चुकी है तो वाई की वैल्यू कंपेयर करनी है. वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू यहां पर है 0 और वहां पर वाई के जगह पर क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है ना. व्हाट इज दिस? This is -5k plus 3 by k plus 1. If this k plus 1 is cross multiplied, ये k plus 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इनका आंसर आ जाएगा 0. 0 is equals to 5k plus 3 minus 5k plus 3. k plus 1 getting multiplied with 0 becomes 0 और यहां पर -5k plus 3. कॉमन सेंस की बात है, k एक वेरिएबल है, उनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. दिस -5k विल बिकम +5k, करेक्ट. इनको मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड पे बुलाया, तो -5k बिकम्स +5k इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू 3. k की आंसर कितनी हो गई? 3/5. k की वैल्यू कितनी हो गई? 3/5. नाउ अभी अभी आपने k का आंसर निकाला है, अभी अभी आपने k का आंसर निकाला है, ठीक है. कितना आपका आंसर? 3/5. लेट्स कीप इट लाइक दिस, ठीक है. अभी क्या करना है, यहां पर आपको याद होगा तो अपने a का वैल्यू इसलिए नहीं निकाल पाए थे क्योंकि उनकी एक्सप्रेशन में k आया करती थी, जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता था. अब मुझे उस k का वैल्यू पता है. k का वैल्यू कितना है? 6 इंटू k इज इक्वल्स टू 3/5. तो यहां पे हम लिख देंगे 3/5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. k प्लस 1 का आंसर क्या है? 3/5 प्लस 1. दैट्स इट. आ गया आपका आंसर a का भी. तो आपको सिर्फ इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा. 6 3 जा कितना लिख सकते हो? 18 लिख सकते हो. तो यहां पर आ गया आंसर 18/5. यहां पर आ गया आंसर 18/5 प्लस क्या है? प्लस 2 है. अगर आप इनका एलसीएम करते हैं तो ये 5 इस 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, बिकम्स 10. 10 and 18 becomes 28. तो ये हो जाएगा 28/5. दिस बिकम्स 28/5. और यहां पर अगर आप एलसीएम करेंगे, दिस 5 goes to 1, 5 plus 3 becomes 8. दिस बिकम्स 8/5. कैंसिलेशन होगा, 5 कैंसिल हो गया. 4 के टेबल में 7 टाइम्स, 4 के टेबल में 2 टाइम्स. सो आपके a का आंसर आ रहा है फाइनली 7/2. 7/2 मतलब आप लिख सकते हो 3.5. आपसे निकालना था कि वेयर डज दी
वेयर डज द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस मीट द एक्स एक्सिस। आपको तो यही पॉइंट निकालना था, a, 0। आइए ये पॉइंट निकालते हैं। क्या आपको a का वैल्यू मिला? a का वैल्यू कितना था? 7/2, 0 मिल गया। यही था हमारा आंसर। पूछा तो यही था ना कि हमारे इस x एक्सिस में और हमारी इस x1 y1 2 x2 y2 वाले लाइन में इंटरसेक्शन कहां हो रही है? इंटरसेक्शन कहां हो रही थी? a, 0 पे। 0 की जगह पर 0 लिख दिए, a की जगह पर a की वैल्यू विच वाज 7/2। दैट्स इट, डन एंड डस्टेड। हियर कम्स द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बोर्ड पर। तो इस क्वेश्चन में अपने को 1, q, p, 3, 1, 0 and -2, -1 as the vertices of a parallelogram लिखा हुआ है। पैरेललोग्राम मतलब ये होता है कि जो इनकी ऑपोजिट साइड्स होती है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इन द सेम वे दीज टू साइड्स विल आल्सो बी मार्क्ड एज पैरेलल टू ईच अदर। नाउ parallelograms have a very peculiar property, which is that the center O becomes the midpoint of the first diagonal and of the second diagonal। मतलब ये जो O है वो दोनों का ही मिड पॉइंट है। किसका? पहले वाले डायगोनल का भी है और दूसरे वाले डायगोनल का भी है। दिस गोज ट्रू फॉर पैरेललोग्राम्स, फॉर रेक्टेंगल्स, फॉर स्क्वायर्स, फॉर रोम्बस, एवरीथिंग। दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है वो सेम होता है, विच इज व्हाट? विच इज O। ओके, तो चलिए इस O का इंटरप्रिटेशन चेक करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करना है इनको। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर O है और -2, -1 से लेके P, 3 तक आपकी डायगोनल जा रही है। इनको मैं मान लेता हूं मेरा पहला डायगोनल। ठीक है, ये मेरा पहला डायगोनल है। अगर मैं इन्हें x1 y1 मानूं और यहां पर x2 y2 मानूं तो ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये बीचों बीच और ये दोनों टुकड़े सेम हैं। मिड पॉइंट में क्या होता है, अगर आपको अपना कोऑर्डिनेट निकालना है सम ऑफ एब्सिसा बाई 2, तो यहां पर अपने -2 प्लस p/2 लिख सकते हैं। इधर से -2, उधर से प्लस p/2 लिख सकते हैं। आप कॉमा दे दो। फिर सम ऑफ ऑर्डिनेट बाई 2। ऑर्डिनेट्स में क्या है, यहां पर -1 और वहां पर 3 है। -1 और 3 को कंबाइन करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर बाई 2 करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। आ जाइए दूसरे सिनेरियो में। दूसरे सिनेरियो में यह कहा गया दैट सी दिस इज माई, ये पहला डायगोनल हो गया था। आ जाते हैं अपने किस पे? सेकेंड डायगोनल पे। सेकेंड डायगोनल पे हमारी जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1, q एंड 1, 0 है। मतलब ये लाइन स्टार्ट हो रही है 1, q से और एंड पे आपको 1, 0 मिल रहा है। इनकी भी मिड पॉइंट क्या है? इनके भी मिड पॉइंट O है। ये दोनों पार्ट्स क्या है? सेम है। तो 1, q से लेके 1, 0 तक की जो एक्सटेंशन है, ये जो डायगोनल है हमारा, उसकी मिड पॉइंट भी O है। तो चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ एब्सिसा बाई 2, मतलब 1 + 1/2 करेंगे तो 1 आएगा। एंड सम ऑफ ऑर्डिनेट्स बाई 2, ऑर्डिनेट में आपके पास q है और 0 है, कंबाइन करेंगे q + 0 बिकम्स q/2। तो अब देखिए इस 0 का इस q के साथ सम हुआ था और अपने बाई 2 किए थे, तो 0 + q/2 करने पे q/2 आ गया था। नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द डुअलिटी ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे इस पॉइंट O का दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन यहां और उसी पॉइंट O का दूसरा इंफॉर्मेशन यहां। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन हैं। एक आया है हमारे पहले वाले डायगोनल से, जहां पर यह बताया गया था भैया O का कोऑर्डिनेट है -2 + p/2, 1, और दूसरा आया था दूसरे वाले डायगोनल से, जहां पर आपका कोऑर्डिनेट ऑफ O बताया गया था 1, q/2। अब इन दोनों को ही आप कंपेयर कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना आपको? दोनों को कंपेयर कर लेना और आपका आंसर आराम से आपको मिलेगा। देखिए कैसे। ये O का कोऑर्डिनेट है और ये भी O का कोऑर्डिनेट है। नामुमकिन है कि दोनों में इक्वालिटी नहीं हो, दोनों तो इक्वल होगा। एब्सिसा वर्सेस एब्सिसा कंपेयर करेंगे और ऑर्डिनेट वर्सेस ऑर्डिनेट, मतलब इनकी जो एब्सिसा है वो इनके एब्सिसा से कंपेयर होगा।
this minus 2 plus p by 2 will be compared with 1 and q by 2 will also be compared with 1. मतलब इनका एब्सिसा इनसे कंपेयर हो गया, इनका ऑर्डिनेट उनसे कंपेयर हो गया. -2 plus p by 2 is equals to 1. -2 plus p का आंसर आ जा रहा है 2, p का आंसर आ जाएगा 4. इस तरीके से हमने किसका आंसर निकाल लिया? p का वैल्यू कितना है भैया? 4 है. बहुत अच्छा. q बाई 2 को कंपेयर करना था 1 से, आइए कंपेयर करते हैं. तो मैंने क्या किया? q बाई 2 को कंपेयर किया 1 से. q की आंसर कितनी आ जा रही है? 2 आ जा रही है. तो आइए q के जगह पर लिख लेंगे 2. तो बहुत सिंपली अपने इस o का हेल्प लिए और p और q का आंसर निकाल लिए. प्रॉपर्टी याद रखना है अपने को. तो इस o तक पहुंचने के दो रास्ते थे. एक फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल एंड दूसरा फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट डायगोनल. अब उस दो रास्ते, वो जो दो रास्ते हमारे, वो तो मिलेंगे एक ही जगह. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ओ के जो दोनों आंसर्स है वो इक्वल नहीं हो. बिल्कुल इक्वल होंगे. वो तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है दैट ओ इज द कॉमन मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स. इसीलिए अपने दोनों को इक्वेट कर रहे हैं. इसको रटिएगा मत, समझने का कोशिश करिएगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, -1, 1 is the centroid of a triangle joining the three vertices, which is -5, 3, p, -1 and 6, q. Before beginning with this question, समझते हैं कि एक सेंट्रॉइड होता क्या है. आपके पास तीन साइड्स होते हैं ट्रायंगल में. अब तीनों साइड्स का मिड पॉइंट पहले मार्क कर लो. ठीक है. सो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस इज इक्वल टू दिस. एंड देन आपको ऐसे लाइंस बनाने जिन्हें अपने कहते हैं मीडियंस. ठीक है. दीज आर माई मीडियंस. ये है पहला मीडियन, ये रहा दूसरा मीडियन और ये रहा तीसरा मीडियन. ये मीडियंस जहां पर मीट कर रहे होते हैं ना, उसे अपने कहते हैं सेंट्रॉइड. हमारे कहानी में ये x, y है और ये हमारा सेंट्रॉइड. सो ऑलवेज रिमेंबर, centroid is the point of intersection of the three medians drawn to a triangle. मीडियन क्या होता है? आपके बेस के मिड पॉइंट से आपके एपेक्स को मीट करता हुआ लाइन को अपने मीडियन कहते हैं. सेंट्रॉइड का फॉर्मूला वुड बी x, y, मतलब ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं. द सम ऑफ ऑल एब्सिसास, द सम ऑफ एब्सिसास बाय 3, द सम ऑफ ordinates by 3. अच्छा, when I say the sum of abscissa by 3 and the sum of ordinates by 3, let's understand. आपके जो यहाँ पे वर्टिसेस थे वो था -5, 3. जो दूसरा वर्टेक्स था वो था p, -1 और जो तीसरा वर्टेक्स था वो 6, q था. और आपकी सेंट्रॉइड x, y हुआ करती थी. x, y जो कि आपके सेंट्रॉइड का सिंबलिज्म है, उसका डेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है -1, 1. मतलब पहला बात तो इस x, y का वैल्यू हमें पता है विच इज -1, 1. तो वी नो द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड. हमें सेंट्रॉइड का डेटा तो पता है. दूसरा बात, सम ऑफ एब्सिसा बाई 3, सम ऑफ ऑर्डिनेट बाई 3 पे आ जाते हैं. सम ऑफ एब्सिसा कर रहे हैं आप. पहला एब्सिसा 6 है, दूसरा -5 है, तीसरा p है. 6, -5 और p, ये तीन वर्टेक्स थे आपके ट्राइंगल के. इन्हीं तीनों का एब्सिसा लेना है. p, यहां पर p था, यहां पर 6 और यहां पर -5, तीनों को ऑपरेट करेंगे. आंसर आएगा p + 1/3. देख लीजिए, 6 और -5 कैंसल आउट होके 1 बचेगा, 1 + p. अभी मैंने क्या किया? मैंने अभी सम ऑफ एब्सिसा बाई 3 किया. चलो अब करेंगे सम ऑफ ऑर्डिनेट बाई 3. कैसे होता है? आपकी जो पहली ऑर्डिनेट थी वो थी q, जो दूसरा ऑर्डिनेट है वो है 3 और जो तीसरा ऑर्डिनेट है वो है -1. अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं देन q + 3 - 1, जैसे मैंने एब्सिसा के साथ किया था, q + 3 - 1 का आंसर आ जाएगा q + 2. q + 2 जिसके नीचे हमें मिलेगा बाई 3 एज पर द रूल्स. इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. So we have added all the abscissas and then we are adding all the ordinates. ये देखिए, हमारा पहला एब्सिसा, दूसरा एब्सिसा, तीसरा एब्सिसा ऐड किए थे तो ये आया था. ये हमारा पहला ऑर्डिनेट,
दूसरा ऑर्डिनेट, तीसरा ऑर्डिनेट, ऐड करेंगे तो ये आएगा, एंड इट इज गेटिंग कंपेयर्ड टू द ऑलरेडी गिवन डेटा ऑफ सेंट्रॉइड विच इज -1,1। ओके, अब जैसा कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में बताते हुए हैं आपको, अब यहां पर एब्सिसा वर्सेस एब्सिसा, ऑर्डिनेट वर्सेस ऑर्डिनेट का कंपैरिजन होगा। मतलब p plus 1/3 will get compared to -1 and q plus 2/3 will get compared to 1. तो p plus 1/3 is equals to -1 and q plus 2/3 is equals to 1, ऐसा आपको पुट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। यहां पर थोड़ा एम्प्टी स्पेस है, यहीं पर कर दे रहा हूं। p plus 1/3 is equals to -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, तो p plus 1 का आंसर आ जाएगा -3। अगर आप इस 1 का साइड चेंज करोगे तो p की वैल्यू आ गई -4। तो बोला गया था आपसे फाइंड p, तो भैया हमारे p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू आ गया -4। यहां पर इसको रख लेते हैं। अब देख लो p plus 1/3 को मैंने -1 से कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, और p की वैल्यू आ गई -4। ओके, नाउ बिगिनिंग विथ q plus 2/3 को अपने कंपेयर कर रहे हैं 1 से, q plus 2/3 को अपने कंपेयर करेंगे 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, q plus 2 का आंसर आ रहा है 3। अब अगर मुझे q का आंसर निकालना है तो मैं 2 का साइड चेंज करूंगा, 3 - 2 करते ही इसका आंसर आ जाएगा 1। तो q की वैल्यू कितनी हो गई, जस्ट +1। दैट्स इट, खत्म। q का वैल्यू 1 था, p का वैल्यू था -4। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये जो +2 था मैंने इसका साइड चेंज किया, तो ये -2 हो गया और q का आंसर आ गया 1। ये दोनों वर्कआउट्स आपको शो करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप ये दिखा देना दैट यू आर कंपेयरिंग एब्सिसा वर्सेस एब्सिसा, ऑर्डिनेट वर्सेस ऑर्डिनेट। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सेंट्रॉइड कंसेप्ट। ठीक है, सेंट्रॉइड वाले कंसेप्ट से सबसे एडवांस्ड क्वेश्चंस बाबू यही है। ठीक है, आई डोंट थिंक दैट दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपको सेंट्रॉइड करके जाना है, सेंट्रॉइड आपके एग्जाम में बहुत बार अपियर कर चुका है, सीबीएसई एंड आईसीएसई अलाइक। ओके, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल विद दिस टॉपिक। ओके, आगे बढ़ेंगे अपने अंतिम सवाल पर। यह है आपका 10th क्वेश्चन। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी एज द बेस एंड 0,3 एज द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द अदर साइड्स। मतलब ये जो आपका बेस है, ये जो आपका बेस है, इनका मिड पॉइंट नहीं है। इधर मिड पॉइंट यहां हो सकता है, जिसको अपने केस 1 मान लेंगे, या फिर मिड पॉइंट यहां हो सकता है, जिसे अपने केस 2 मान लेंगे। बोला है ईदर ऑफ द टू, मतलब जो बेस है ए बी, उनके अलावा इसके ऊपर बैठा होगा सी। ऑब्वियसली ए बी सी ट्राइंगल में ए बी आपका बेस है, 0,3 एक मिड पॉइंट है ऑफ ईदर ऑफ द अदर साइड्स, वन ऑफ द अदर साइड्स। मतलब या तो वो 0,3, या तो ये 0,3 इनका मिड पॉइंट है, या फिर 0,3 इनका मिड पॉइंट है। नोबडी नोज कि वो किसका मिड पॉइंट है, दोनों ही केसेस को डिस्कवर करना पड़ेगा भैया। आइए, पहले वाले केस में हम इन्हें 0,3 मान लेंगे, सॉरी दूसरे वाले केस में हम इन्हें 0,3 मानेंगे, और पहले वाले केस में हम इन्हें 0,3 मानेंगे। अच्छा, फाइंड सी, इस सी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। इस सी को हम कह लेंगे P, Q। ओके, फाइंड सी इफ द बेस जॉइंस -1,4 एंड 5,2। भैया बेस बताने का तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग था ना, इट वॉज अ बिट ऑफ इंटरेस्टिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग था ये तरीका। तो ये बेस को देखिए कैसे बताया गया है, बोल रहा है द बेस जॉइंस -1,4, जो बेस है वो -1,4 एंड 5,2 को ज्वाइन करता है। द बेस जॉइंस 1 -1,4 एंड 5,2। तो डायरेक्टली आपको ए बी का वैल्यू नहीं बताया है, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट जाके आपको इस ए और बी के वैल्यू से अवगत कराया गया है। तो ए की वैल्यू यहां और बी की वैल्यू यहां लिखी हुई है, लेकिन हिडन तरीके से द बेस जॉइंस ए एंड बी मतलब ये यार ये। बहुत अच्छा, आइए अब केस 1 और केस 2 को अलग अलग बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, सब खत्म हो जाएगा। चलो समझो, पहला एब्सिसा इज P, दूसरा एब्सिसा इज -1।
माई फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट, मेरा मिड पॉइंट क्या हमारे सिनेरियो में 0,3 है। ऑफ कोर्स मेरा मिड पॉइंट कितना है 0,3 है। देख लीजिए फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है सम ऑफ द एब्सिसा, ये है आपके स्टार्टिंग पॉइंट ए और ये है आपकी एंडिंग पॉइंट सी। भैया इसमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, आपको एक्सट्रीम्स निकालने पे फोकस करना है। आपको क्या निकालना है, एक्सट्रीम्स निकालने में फोकस करना है। सो पहला x इज -1, दूसरा x इज p। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर आएगा p -1 बाई 2 करना पड़ता है क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा है। पहला y और दूसरे y को भी ऐड करेंगे, पहला y है 4, दूसरा y है q, मतलब स्टार्टिंग वाली ऑर्डिनेट है 4, एंडिंग वाली ऑर्डिनेट है q, तो ये आ गया 4 प्लस q बाई 2 करना पड़ता है क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा है। ओके, द एब्सिसा गेटिंग कंपेयर टू एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट गेटिंग कंपेयर टू ऑर्डिनेट, बड़े आसानी से आंसर आएगा, देख लीजिएगा। तो p -1 बाई 2 कंपेयर होगा 0 से, तो मैं लिख सकता हूं भैया p -1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस p -1 का आंसर भी 0 आएगा और आप इस p के जगह पर अपना वैल्यू लिख सकते हैं 1। इस तरीके से आपने क्या किया, अपने p का वैल्यू डिराइव कर लिया, बहुत अच्छा। आइए अब अपने q पे बुद्धि लगाते हैं। q कैसे आएगा, यहां पर देखिए 4 प्लस q बाई 2 किससे कंपेयर होगा, इस 3 से, तो 4 प्लस q बाई 2 कंपेयर हो रहा है 3 से, देख लीजिए 4 प्लस q बाई 2 कंपेयर हो रहा है किससे, कंपेयर हो रहा है 3 से। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 और 3 से अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं मेरा आंसर आएगा 6। 4 प्लस क्यू का आंसर कितना है, 4 प्लस क्यू का आंसर 6 है। इस हिसाब से इस q का आंसर 4 का साइड चेंज करने पर बिकम्स -4। 6 -4 का आंसर आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो p का आंसर है 1, q का आंसर है 2। तो ये जो p और q का आंसर आया है वो केस 1 के अकॉर्डिंग आया है। केस 1 के अकॉर्डिंग p, q का आंसर है 1, 2। ठीक है, अपने यहां पर लिख लेते हैं फाइंड c। तो c का केस 1 के तहत जो आंसर है वो कितना है, दैट इज 1, 2। 1, 2। आपका सम्स खत्म नहीं हुआ है, सिंस यहां पर 2 केसेस हैं तो 2 तरीके से आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। आइए अपने सेकंड केस को डिस्कवर करते हैं। सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है, सेकंड केस बात करता है उस पॉसिबिलिटी का कि ये 0,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, नॉट AB, नॉट AC। ठीक है, ये AC का मिड पॉइंट वाला जो सेक्शन है वो अपने केस 1 में कवर कर चुके हैं। क्या पता व्हाट इफ ये मिड पॉइंट यहां बैठा है, कहां पर, BC के बीच में। देखिए मिड पॉइंट इज 0,3 विच इज इक्वल्स टू द फर्स्ट abscissa and the second abscissa, 5 plus q by 2, the first ordinate and the second ordinate, 5 plus p by 2, my bad, this is 5 plus p by 2, the first ordinate and the second ordinate, this is 2 plus q by 2। कंपेयर करेंगे 5 plus p by 2 के जगह पर आप 0 लिख सकते हो, एब्सिसा वर्सेस एब्सिसा कंपैरिजन है, p का आंसर आ जाएगा -5। क्यों, क्योंकि इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, तो 5 प्लस p का आंसर 0 हो जाएगा, p का आंसर -5। अब क्या है, 2 प्लस q बाई 2 को आप कंपेयर कर रहे होंगे 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 प्लस q का आंसर आ जाएगा 6 एंड देयरफॉर q का आंसर आ जाएगा -4। -4 कैसे, q का आंसर आ जाएगा 4। 4 कैसे, 2 का साइड चेंज करके, क्योंकि 3 2 6 तो हुआ था, इस 2 का अगर आप साइड चेंज करोगे तो वो 6 - 2, मतलब q का आंसर आ जाएगा 4। अब इस केस में जो कोऑर्डिनेट आया है, जो आपके p, q की वैल्यू आई है, वो p की वैल्यू आई है -5 एंड q की वैल्यू कितनी आई है, 4। आइए, तो ये हो गया हमारा सेकंड सर्कमस्टांस, है ना। चलिए इसी को यहां पर लिख लेते हैं। जो सेकंड केस है, सेकंड केस के तहत मेरे c का आंसर कितना आया है, -5, 4। कितना है इसका आंसर, -5, 4। हो गया, डन। तो इस पूरे के पूरे सम्स का जो स्ट्रेटेजी है बेसिक, वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि हमें पता ही नहीं था कि ये किसका मिड पॉइंट है। आई नेवर न्यू कि ये किसका मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ लेफ्ट विंग या मिड पॉइंट ऑफ राइट विंग। इसीलिए मुझे दोनों ही केसेस को कंसीडर करना पड़ा।
जो पहले वाला केस है, जब मैं माना था कि ये लेफ्ट वाले का मिड पॉइंट है, उसका आंसर यहां लिखा, और जो दूसरा केस था जहां पे मैंने ये माना था कि वो राइट वाले का मिड पॉइंट है, उसका आंसर जो मैंने ये माना था कि ये राइट वाले का मिड पॉइंट है, इनका आंसर यहां लिखा। इस तरीके से हमने किया है इनको सॉल्व। नाउ कमिंग टू दी चैप्टर्स एंड, इस चैप्टर को खत्म करते करते आप एक बात याद रखना कि दिस विल गेट रिवाइव्ड इन क्लास 11। आप जब क्लास 11 में जाओगे तो आपको सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सारे टॉपिक्स रिवाइव होते हुए दिखाई देंगे। आप अगर क्लास 10 में इसको शार्पली प्रैक्टिस कर लेते हो तो क्लास 11 जर्नी विल बिकम इजियर फॉर यू। यहां पर जो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन है वो सीबीएसई के लिए खत्म हो जाता है, ठीक है। बट आईसीएसई वालों को इसके बियॉन्ड भी एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। इफ यू गो थ्रू दिस सेक्शन प्रॉपरली, 6 to 8 मार्क्स इज समथिंग दैट वुड फॉल इन योर रेंज, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। फाइन, टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।